हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब गाइस। इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा पेपर नंबर 4 है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसका चैप्टर नंबर 2 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उसका यूनिट नंबर 1 लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आज हम डिस्कस करेंगे इसके टॉपिक। सबसे पहले इसका मीनिंग और लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिमांड से। गाइज ये टॉपिक सारे ऐसे हैं इस चैप्टर के जो आपने क्लास 11th में पढ़े हुए हैं। ठीक है जी, तो आपके लिए ये एक रिवीजन की तरह है। हालांकि आपको इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए और ये आपके कोर्स का सीए फाउंडेशन के कोर्स का मेन सब्जेक्ट है और ये टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसलिए आप इस लेक्चर को बड़े आराम से समझिए। ठीक है जी, और अपनी रिवीजन भी एक साथ ही कर लीजिए। ये कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक्स नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मीनिंग ऑफ डिमांड से, द टर्म डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए गुड और सर्विस दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बट द इफेक्टिव डिमांड फॉर अ थिंग डिपेंड अपॉन किस पे रहती है, उसकी डिजायर पे, मीन्स टू परचेज मतलब रिसोर्सेज टू परचेज एंड विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स फॉर दैट purchase. So unless desire is backed by purchasing power or ability to pay and willingness to pay, it doesn't constitute a demand. So effective demand फिर क्या कहलाती है? Effective demand alone would figure in the economic analysis and business decisions. Two things are to be noted about the quantity demanded. पहला है, the quantity demanded is always expressed at a given price, और दूसरा द क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो। ये एक फ्लो कंसेप्ट होती है, स्टॉक कंसेप्ट नहीं है। ठीक है जी, तो आगे हम डिस्कस करते हैं इसके पॉइंट को। ठीक है जी, वो ये है कि फैक्टर्स कौन से हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं या व्हाट डिटरमाइंस डिमांड। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी इसका पहला फैक्टर है। मतलब अगर तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, और यदि प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड वो बढ़ जाएगी, डिमांड हमारी बढ़ जाती है। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, जिसमें गाइस आता है हमारा सब्स्टिट्यूट और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट में जैसे टी और कॉफ़ी बेस्ट एग्जांपल हमेशा यही दी जाती है। तो टी के प्राइस बढ़ने पे कॉफ़ी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और इधर टी का दाम अगर कम होता है तो कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग इसको खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, और उसी तरह कंप्लीमेंट्री जैसे पेन एंड रिफिल। पेन का दाम अगर बढ़ता है, ठीक है, तो रिफिल की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर पेन का प्राइस कम होता है तो रिफिल की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है जी, सो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एज द इनकम इंक्रीजेज, ठीक है, इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड हमारी बढ़ जाती है, और डिक्रीज होने पे डिमांड जो है वो कम हो जाती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर आपको किसी कंज्यूमर को मतलब किसी कंज्यूमर को कोई एडिक्शन है किसी चीज़ की, ठीक है, एडिक्शन है या कोई प्रेफरेंस है या आपको उसका कोई टेस्ट है या ओके, तो उस केस में आपको क्या है, आप उसकी डिमांड ज़्यादा करोगे चाहे उसका कोई भी प्राइस हो। उसका प्राइस उसकी डिमांड को निर्धारित नहीं करेगा, टेस्ट और प्रेफरेंस उसको अफेक्ट करेंगे। उसके बाद है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन, उसको लग रहा है कि आने वाले समय में उस क्वांटिटी का उस कमोडिटी का उसको क्या प्राइस रहेगा, इसलिए वो उसको ज़्यादा खरीद लेता है। ठीक है जी, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस भी उस प्रोडक्ट को की डिमांड को प्रभावित करती है। और अदर फैक्टर्स क्या है? साइज ऑफ द पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन है जो हमारी ज़्यादा है तो डिमांड भी हमारी ज़्यादा हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, अगर यंग लोग हमारे पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं तो वो जो यंग लोग चीज़ें पसंद करते हैं जैसे गाड़ियाँ, फास्ट फूड, इन सारी चीज़ों का, ठीक है, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर ओल्ड पर्सन ज़्यादा हैं, ओल्ड एज वाले या सीनियर सिटीजन जैसे लोग ज़्यादा हैं, तो मेडिसिन्स, ठीक है, गर्म कपड़े,
ठीक है, इन सब की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेडिकल इक्विपमेंट्स की डिमांड भी उस केस में बढ़ जाती है। लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेवल ऑफ नेशनल इनकम, अगर हमारा नेशनल इनकम ज़्यादा है तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। और डिस्ट्रीब्यूशन में अगर यहाँ पे मैं बात करूँ रिच और पुअर की, रिच और पुअर, अगर रिच लोग हमारी इकॉनमी में ज़्यादा हैं तो वो गुड्स की डिमांड ज़्यादा रहेगी जो रिच डिमांड करते हैं, और उन गुड्स की डिमांड कम रहेगी जो पुअर डिमांड करते हैं। और यदि पुअर या मिडिल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन इनकम में ज़्यादा लोग हैं, ठीक है जी, उनको ज़्यादा शेयर मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का, तो उनके लिए जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, उन गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी जो मिडिल क्लास लोग पसंद करते हैं या उनकी रिक्वायरमेंट है या ज़रूरत है। उसके बाद है गाइस कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स। कंज्यूमर को जितना क्रेडिट इजीली अवेलेबल होगा उतनी डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। और इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट का अगर कम होगा तो कंज्यूमर उसको स्पेंड करना चाहेगा, वो उसको कंज्यूम करना चाहेगा, तो उससे भी डिमांड बढ़ जाती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड रेगुलेशन क्या इस तरीके से है? क्या सरकार खुद चाहती है कि डिमांड बढ़े? क्योंकि डिमांड, अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, तो डिमांड को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज और रेगुलेशंस क्या है उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी रहेगा। तो इसका मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज और रेगुलेशंस भी डिमांड को अफेक्ट करती हैं। उसके बाद है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या कहता है? द डिमांड फंक्शन इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। ठीक है गाइस, सो एनी अदर फैक्टर that are not explicitly listed in the demand function are assumed to be irrelevant or held constant. So a simple demand function may be expressed कैसे होगा? डिमांड फंक्शन कैसे बनेगा? फंक्शन ऑफ प्राइस एक्स, वाई इनकम और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये हमारा सिंपल डिमांड फंक्शन बनता है। तो नेक्स्ट गाइज हम डिस्कस करेंगे अब लॉ ऑफ डिमांड। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल when price of a good rises, the quantity demanded of the good will fall. Thus there is an inverse relationship between price and quantity demanded. उसके बाद है law of demand may be illustrated with the help of demand schedule and a demand curve. ठीक है गाइज, उसके बाद हमारा फोर्थ आगे क्या आ रहा है टॉपिक में? डिमांड स्केड्यूल। A demand schedule is a table showing the quantities of goods that the buyer would choose to purchase at different prices per unit of the time with all other variables held constant. तो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर डाल दिया है, ठीक है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, ये इंडिविजुअल कंज्यूमर की है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मैंने बनाया है। प्राइस 60, 50, 40 और क्वांटिटी डिमांडेड 2, 5, 7, ठीक है, ये हमारी शेड्यूल है एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का। तो ये नीचे जो बनी है ये डायग्राम है इंडिविजुअल कंज्यूमर की, इसको हम क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व। ठीक है जी, समझ लगे ना? तो डिमांड शेड्यूल ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर ये रहा, या यहाँ इंडिविजुअल बायर भी लिखा है या कंज्यूमर, एक ही बात है। और ये डिमांड कर्व, तो कर्व किससे बनेगी? स्केड्यूल से ही बनेगी। ठीक है जी, अंडरस्टैंड? ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके मार्केट डिमांड शेड्यूल के लिए। सो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? प्राइस है ये, और ये क्वांटिटी है कंज्यूमर ए की या कस्टमर ए की, और ये क्वांटिटी बी है कस्टमर की, कस्टमर बी की। ठीक है जी, क्वांटिटी कस्टमर बी की डिमांड है। तो इन दोनों का जब समीशन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल। मतलब जब मोर देन वन कस्टमर की डिमांड को हम स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है जी, हालांकि ये मैंने टोटल मार्केट डिमांड शेड्यूल ये नीचे उसी टेबल को देखते हुए इनके टोटल क्वांटिटी और प्राइस को देख के ड्रॉ कर लिया है। ठीक है जी, और अगर इनका अलग अलग भी बनाना हो तो अलग अलग भी ये ऐसे बन जाएगा। कंज्यूमर ए का, ठीक है जी, और ओनली कंज्यूमर ए का डिमांड कर्व, और ये कंज्यूमर बी का डिमांड कर्व, ठीक है जी, और ये मार्केट डिमांड कर्व। ये हमारा टोटल मार्केट डिमांड कर्व जो उसी टोटल डिमांड से बनेगा। राइट गाइस, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके रैशनल ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे। तो रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? नॉर्मली द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, दिस मीन्स बाय मोर एट लोअर प्राइसेस, बाय मोर एट लोअर प्राइसेस। और वो कैसे होगा? प्राइस इफेक्ट ऑफ फॉल इन प्राइस।
ठीक है जी। और वो कैसे? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट की वजह से होगा और इनकम इफेक्ट की वजह से होगा। दूसरा, ड्यू टू मार्जिनल यूटिलिटी, बिकॉज जब हम किसी एक कमोडिटी को लगातार कंज्यूम करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है। तो जब मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव हो चुका है या कम हो गया है तो मैं ज़्यादा प्राइस पे या उसी प्राइस पे गुड को नहीं खरीदूंगा। मैं कम प्राइस अगर करेगा कस्टमर और दुकानदार, तभी उसको मैं खरीदूंगा। और को ज़्यादा तभी हम खरीदते हैं, ठीक है, जब प्राइस कम होगा, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी हमारी एप्लीकेबल, लॉ एप्लीकेबल वो हो जाता है उस समय। सो अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स, जब ज़्यादा कंज्यूमर्स आ जाते हैं प्राइस के फॉल होने से तो डिमांड बढ़ जाती है। देखिए कोई चीज़ अगर पहले 70 रुपये की थी, अब उसी का दाम कम होके अगर वो 63 की हो जाती है या मान लो 60 रुपये की हो जाती है, तो ज़्यादा कंज्यूमर उसको अट्रैक्ट हो गए ना अब उसको खरीदने के लिए, तो उसकी डिमांड नेचुरली बढ़ जाएगी। डिफरेंट यूजेस क्या है मतलब डिफरेंट यूजेस में हम बेस्ट एग्जांपल क्या देते हैं? मिल्क की। उसके बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, दही बनाया जा सकता है, पनीर बनाया जा सकता है, मक्खन बनाया जा सकता है, घी बनाया जा सकता है। अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो हम उसके डिफरेंट यूजेस भी कम कर देंगे, ठीक है, फिर चाय या दूध पीने तक ही रह जाएगा। ओके। और अगर उसका प्राइस कम हो जाता है तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ या डिफरेंट चीज़ों के काम भी आ जाएगा। फिर खीर भी बना लेंगे, फिर घी भी बना लेंगे। उसके बाद एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशंस गुड्स, जिसको कि हम आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज बोलते हैं। ये जितनी ज़्यादा महंगी होती हैं उतनी ही ज़्यादा इनकी डिमांड बढ़ती है। फॉर एग्जांपल गोल्ड की, या जो हमारे सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए ऑर्नामेंट्स, महंगी गाड़ियाँ, महंगी घड़ियाँ डालते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी में हमारे स्टेटस को बताती हैं। तो जितनी महंगी होगी उतना ही हम इसको ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है बच्चे? ओके जी, चलो आगे। Given goods. Given goods which exhibit direct price demand relationship are called given goods. Generally, those goods which are inferior with no close substitute available and which occupy a substantial place in consumer's budget are called given goods. ठीक है जी। तो इससे लो प्राइस पे इसकी डिमांड लो रहती है और जब इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो इसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। इसका प्राइस के पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट रहता है। ठीक है जी। जिस दिशा में प्राइस जाता है उसी दिशा में इसकी डिमांड भी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका गाइस? ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस। यदि हमें आने वाले समय में लग रहा है कि इसका दाम बढ़ जाएगा फ्यूचर में, तो हम आज ही इसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। उसके बाद कई बार अगला पॉइंट जो है वो है इररेशनल बिहेवियर्स। कई बार कस्टमर को लगता है कि जो चीज़ महंगी है वो क्वालिटी वाइज अच्छी होती है, हालांकि ये एक इररेशनल जजमेंट है। मान लीजिए एक रेडी पे दो तरह के एप्पल पड़े हुए हैं, ये 120 रुपये किलो के हैं और ये 80 रुपये किलो के हैं। ठीक है, तो हमारे माइंड में क्या आता है कि जो 120 रुपये वाले वो ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के होंगे, तो हम उसको खरीदना चाहेंगे कि चलो ये बढ़िया लग रहे हैं, ये इसको खरीदते हैं। हालांकि ये इररेशनल बिहेवियर है या जजमेंट है, लेकिन फिर भी हमारी टेंडेंसी, हमारे मन में यही रहता है कि जो महंगी चीज़ है वो बढ़िया ही होगी। डिमांड फॉर नेसेसरीज। नेसेसरीज की डिमांड कभी भी कम नहीं होती, चाहे उसका जितना मर्जी रेट बढ़ा लें। पेट्रोल चाहे जितना मर्जी उसका रेट हो जाए, फिर भी हमें अपनी गाड़ियों में उसको डालना ही पड़ता है। नमक जो महंगा भी हो जाए, घी महंगा भी हो जाए, आटा महंगा भी हो जाए, तब भी वो हमें खरीदना ही पड़ता है, इसलिए उनकी डिमांड कम नहीं होती। स्पेकुलेटिव गुड्स की डिमांड भी कभी कम नहीं होती, वो भी इस लॉ ऑफ डिमांड के दायरे में नहीं आते, क्योंकि उनको खरीदा ही इसलिए जाता है ताकि उनका प्राइस बढ़ रहा है और जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा उनकी डिमांड उतनी ज़्यादा ही बढ़ती जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। गाइस ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे हम मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट विद डिमांड कर्व करेंगे। मूवमेंट एंड शिफ्ट अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और ये तो एक तरह का रिवीजन जैसा ही था आपके लिए। ठीक है गाइस, ओके जी, गुड लक।